हेलो दोस्तों, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ईथर की रासायनिक अभिक्रिया और यह देखेंगे दोस्त कि जब हमारा ईथर किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या निर्माण होता है। दोस्त, यदि इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। दोस्त, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आइए दोस्त, शुरू करते हैं। ईथर की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया। जब हमारा ईथर किसी हाइड्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। देखिए दोस्त, ईथर की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला हम अभिक्रिया पढ़ेंगे हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया। अर्थात यह कहेंगे कि जब हमारा ईथर किसी हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग लेंगे दोस्त ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, ये हमारा हो गया दोस्त ईथर। क्लियर। इस ईथर की अभिक्रिया कराएंगे हम किसी हाइड्रोजन अम्ल से और इस समय हम अभिक्रिया कराएंगे दोस्त HCl के साथ। क्लियर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो यह जो हाइड्रोजन है यहाँ से अपना बंध तोड़कर इस ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता है, इस शर्त पर कि ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया और उसके साथ बनाया बंध। देखिए, तो निर्माण हुआ, यहाँ पर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड द्वारा और फिर CH2 CH3। क्लियर। और ये जो हाइड्रोजन है यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर आक्रमण किया और इसके साथ बनाया बंध, जिसके कारण इस ऑक्सीजन पर आया प्लस चार्ज। क्लियर। और जो Cl है वो माइनस के रूप में बाहर निकल गया। क्लियर। अब देखिए, जब इसकी अभिक्रिया फिर से एक बार हम कराते हैं तो जो Cl है अब इस सह उत्पाद पर पश्चर आक्रमण करता है। देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और इसके ऊपर है प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और जब अभिक्रिया करता है Cl माइनस के साथ तो जो Cl है दोस्त यह पश्चर आक्रमण करता है और ये पश्चर आक्रमण इस कार्बन पर करता है, पश्च आक्रमण। क्लियर। तो जब यह जो Cl है दोस्त पश्चर आक्रमण करता है तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन है इसके बंध यहाँ से टूट जाता है। क्लियर। तब देखिए क्या होता है, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और जैसे ही यह बंध ब्रेक होता है, टूटता है, यह Cl आकर इसमें जुड़ जाता है। ये Cl आकर जुड़ गया, प्लस ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यह सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है ऑक्सीजन और यह ऑक्सीजन जुड़ गया और इस ऑक्सीजन में जुड़ा है यह हाइड्रोजन, तो यहाँ हम लोग कर देंगे हाइड्रोजन। क्लियर। तो दोस्त, हमने यह देखा कि जब हम ईथर की अभिक्रिया किसी हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं तो निर्माण होता है एल्कोहल।
क्लियर। अब इस एल्कोहल की अभिक्रिया यदि फिर से हम किसी हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराते हैं तब क्या होता है, देखिए। CH3CH2OH प्लस HCl फिर से जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन के साथ अपना बंध तोड़कर इस ऑक्सीजन पर आक्रमण करता है। तब देखिए क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पर एक और हाइड्रोजन आकर जुड़ गया। क्लियर। और यह पहले से एक हाइड्रोजन है और बाहर निकल गया Cl-। यह ऑक्सीजन यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है इसलिए इस पर आएगा प्लस चार्ज। क्लियर। और जो Cl- है फिर से इस पर पश्चर आक्रमण करता है। देखिए CH3CH2O प्लस H और Cl- इस पर पश्चर आक्रमण करता है। जैसे ही पश्चर आक्रमण करता है इस कार्बन पर, यहाँ से ऑक्सीजन अपना बंध तोड़कर बाहर निकल जाता है। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और जैसे ही यह ऑक्सीजन अपना बंध तोड़ा यह क्लोरीन इस पर आकर जुड़ गया, तो यह सिंगल बॉन्ड द्वारा आकर क्लोरीन जुड़ गया प्लस यहाँ से ऑक्सीजन ने अपना बंध तोड़कर H2O के रूप में अर्थात जल के रूप में बाहर हो जाता है। क्लियर। और यह प्राप्त होता है हेलो एल्केन। तो दोस्त हम यह कह सकते हैं कि जब ईथर की अभिक्रिया किसी हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो एल्कोहल तथा हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्लियर। आइए दोस्त इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, जब ईथर को हाइड्रोजन अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है, जब ईथर को हाइड्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हेलो एल्केन एवं एल्कोहल का निर्माण होता है। हेलो एल्केन तथा एल्कोहल का निर्माण होता है। दोस्त हम यह कह सकते हैं कि जब हम ईथर की अभिक्रिया किसी हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो उससे हेलो एल्केन तथा एल्कोहल का निर्माण होता है। क्लियर। आइए दोस्त इसी क्रम में अब हम लोग ईथर की रासायनिक अभिक्रिया की अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे हैलोजनीकरण द्वारा। आइए पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप दोस्त ईथर लेंगे, ये है ईथर और इसकी अभिक्रिया कराएंगे Br2 के साथ और इसको आप लिख सकते हैं दोस्त Br सिंगल बॉन्ड Br। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं एथेनोइक अम्ल के उपस्थिति में, एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में, जब आप एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो सबसे पहले दोस्त यह बंध इस प्रकार से ब्रेक होता है कि एक Br पर प्लस एक Br पर माइनस। क्लियर। तो इस बेंजीन के समूह पर आप जानते हैं अनुनाद द्वारा इस पर पार्श्व माइनस आर्थो पर, एक पैरा पर, एक इस आर्थो पर आता है। क्लियर। तो अनुनाद द्वारा हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्त कि इसमें 3 जगह कार्बन पर पार्श्व माइनस होता है। तो अब जो हमारा Br प्लस है यहाँ 3 जगह आक्रमण कर सकता है।
या तो आर्थो पर, इस आर्थो पर कर सकते हैं, या तो इस आर्थो पर, या तो इस पैरा पर कर सकते हैं। क्लियर। तो हम पहली बार इस Br की अभिक्रिया इस आर्थो पर कराते हैं। क्लियर। तो जब आर्थो पर कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन अपना बंध तोड़कर इस Br के साथ बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा HBr प्लस, और ये जो हमारा Br प्लस है इस कार्बन पर आक्रमण करेगा। देखिए ये है O सिंगल बॉन्ड CH3। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन इस Br को लेकर बाहर निकला, वैसे ही ये Br प्लस इस पर आक्रमण किया और इसके साथ बंध बना लिया। क्लियर। और यह बनाया आर्थो उत्पाद, इसको हम लोग बोलते हैं आर्थो उत्पाद, जो कि कम अस्थायी होता है, कम अस्थायी होता है। क्योंकि कम अस्थायी होने के कारण यह है दोस्त कि ये भी माइनस और ये भी माइनस। क्लियर। दोनों एक ही प्रकार के आवेश हैं, इसलिए यह ज़्यादा प्रतिकर्षण करेंगे, इसलिए यह जो पदार्थ बना है कम अस्थायी का है। क्लियर। दूसरा विकल्प यह है दोस्त कि इस समय जो Br है इस पैरा पर भी आक्रमण कर सकता है। देखिए इस समय भी अभिक्रिया जब कराएंगे पैरा पर तो ये होगा एथेनोइक अम्ल उत्प्रेरक, एथेनोइक अम्ल। क्लियर। जब इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो इस समय जो Br प्लस है इस पैरा पर आक्रमण करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन इस Br को लेकर बाहर निकल जाएगा, तो यह बनाएगा HBr, और ये जो Br है इस पैरा पर आक्रमण करके अपना पैरा उत्पाद बनाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, इनके बीच की दूरी ज़्यादा होती है, और जब बीच की दूरी ज़्यादा होती है तो इनके अंदर जो प्रतिकर्षण होगा कम होगा, और कम होने के कारण यह ज़्यादा अस्थायी होगा। यह पैरा उत्पाद है, और पैरा उत्पाद होने के साथ साथ अधिक अस्थायी होता है, अधिक अस्थायी होता है। क्लियर। तो आप समझ गए दोस्त कि जब भी हमारा एक ही प्रकार के आवेशों के बीच की दूरी कम होगी तो उनके अंदर प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, और जब प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो कम अस्थायी होगा। इसलिए जो आर्थो उत्पाद है यह 100 उत्पाद है, और इस समय जो पैरा उत्पाद बना है इनके आयनों के बीच की दूरी ज़्यादा है, और ज़्यादा होने के कारण यह कम प्रतिकर्षण करेंगे, और जब कम प्रतिकर्षण करेंगे तो अधिक अस्थायी हमारा यौगिक प्राप्त होगा, और इस समय जो पैरा उत्पाद बना है यह मुख्य उत्पाद है। क्लियर। आइए दोस्त इसी क्रम में अब हम लोग पढ़ेंगे ईथर की रासायनिक अभिक्रिया की अगली अभिक्रिया नाइट्रोजनीकरण द्वारा। देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे दोस्त ईथर, यह हमारा बन गया ईथर, और इसकी अभिक्रिया कराएंगे दोस्त HNO3, जो कि नाइट्रिक अम्ल है। इस नाइट्रिक अम्ल से हमारा बनेगा नाइट्रो, और नाइट्रो जो होगा इस ईथर में आकर जुड़ेगा, जिससे हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनीकरण। क्लियर। देखिए जब यह अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो उस समय हम एक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसकी उपस्थिति में हम ईथर और नाइट्रिक अम्ल का एक साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से निकलता है नाइट्रो, और इसमें जुड़ना शुरू होता है।
ईथर में, और ईथर में हमारा बेंजीन समूह पर जुड़ने का 3 स्थान है। पहला है यह आर्थो पार्श्व माइनस, और दूसरा है पैरा माइनस, एक है दोस्त आर्थो माइनस। क्लियर। तो यह जो नाइट्रो यहाँ से निकलेगा, यह नाइट्रो इस आर्थो पर जुड़ सकता है या तो इस पैरा पर। हम आपको दोनों अभिक्रियाएं दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम अभिक्रिया कराएंगे नाइट्रो का इस आर्थो पर, या तो यहाँ करा सकते हैं या तो यहाँ, दोनों एक ही हैं। देखिए, यह है बेंजीन और यह है ऑक्सीजन और CH3, बन गया हमारा ईथर, और इस पर आकर जुड़ेगा इस पार्श्व माइनस पर नाइट्रो NO2। क्लियर। जो नाइट्रो है NO2 जैसे ही आकर जुड़ा, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण ज़्यादा होने लगा, और ज़्यादा होने के कारण यह कम अस्थाई बनता है, कम अस्थाई यौगिक प्राप्त होता है, और इस यौगिक को हम लोग बोलते हैं आर्थो उत्पाद, जो कि सह उत्पाद होता है। क्लियर। और यहाँ से जल हमारा बाहर निकल गया H2O। क्लियर। यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों मिलकर बाहर निकल गए H2O। क्लियर। हम दूसरी अभिक्रिया इसकी करा सकते हैं दोस्त, कि जब इन दोनों की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, यदि हमारा यहाँ का नाइट्रो यदि पैरा पर अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। देखिए, अब यहाँ से जो नाइट्रो होगा NO2 इस पैरा पर अभिक्रिया करेगा तो यह बनाएगा NO2। क्लियर। और इन दोनों के बीच में अब प्रतिकर्षण कम है, कम प्रतिकर्षण होने के कारण यह अधिक अस्थाई होगा, अधिक अस्थाई यौगिक बनेगा। क्लियर। और अधिक अस्थाई होने के कारण इसे हम लोग बोलते हैं पैरा उत्पाद। क्लियर। यह जो पैरा उत्पाद है अधिक अस्थाई यौगिक बनाएगा। अधिक अस्थाई यौगिक का मतलब जिसे हम लोग कहेंगे मुख्य उत्पाद, और ये हम लोग का बनेगा सह उत्पाद, और यह है हम लोग का मुख्य उत्पाद। और इसमें यहाँ से OH और यहाँ से H मिलकर बाहर निकल जाएगा H2 अर्थात जल। क्लियर। तो हम यह कह सकते हैं दोस्त कि जब हमारा ईथर नाइट्रिक अम्ल द्वारा अभिक्रिया करता है तो उसमें नाइट्रो जाकर जुड़ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनीकरण। क्लियर। और जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा 2 उत्पाद प्राप्त होता है। पहला होता है आर्थो उत्पाद, जो कि कम अस्थाई होता है, उसे सह उत्पाद कहते हैं, और दूसरा होता है पैरा उत्पाद, जो कि अधिक अस्थाई होता है, और इसे मुख्य उत्पाद कहते हैं। क्लियर। इस तरह से दोस्त हमारा ईथर की रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हुई। आइए दोस्त, इसी के साथ अब हम लोग पढ़ेंगे ईथर का उपयोग। देखिए, आइए दोस्त, अब हम लोग पढ़ेंगे ईथर का उपयोग, और देखेंगे दोस्त कि ईथर कहाँ कहाँ और किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। देखिए, ईथर का उपयोग निम्नवत है। पहला है दोस्त, इसका सर्वाधिक प्रयोग प्रयोगशाला में, जो ईथर है दोस्त, इसका जो प्रयोग किया जाता है सबसे अधिक प्रयोगशाला में, एवं उद्योगों में तेल, और उद्योगों में जो तेल होता है उसमें किया जाता है। रेजिन अर्थात कपड़ा भी बनाने में, गोंद अर्थात गोंद भी बनाने में किया जाता है, और उसमें जो किया जाता है ईथर का प्रयोग वह विलायकों के रूप में किया जाता है। क्लियर। दूसरा है ईथर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों के बनाने, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है दोस्त, उस समय ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाने के लिए भी ईथर का प्रयोग करते हैं। और जो वोल्टेज अभिक्रिया होती है उस
अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए हम लोग उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं जो शुष्क ईथर होता है। इसलिए वोल्टेज अभिक्रिया में अभिक्रिया माध्यम के रूप में किया, अर्थात उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला, ईथर का उपयोग सामान्य बेहोशी कारक के रूप में किया जाता है। बेहोश करने के लिए भी हम ईथर का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट है दोस्त, एल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण का प्रयोग पेट्रोल के विकल्प के रूप में होता है। जो एल्कोहल होता है और ईथर, इन दोनों के मिश्रण जब तैयार करते हैं तो वह जो मिश्रण होता है उसका प्रयोग पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जाता है। क्लियर। लास्ट पॉइंट है दोस्त, ईथर का उपयोग धुआं रहित अर्थात स्मोकलेस पाउडर बनाने में किया जाता है। जो ईथर है दोस्त, इस ईथर का प्रयोग जो धुआं रहित अर्थात स्मोकलेस पाउडर जो बनाया जाता है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर दोस्त। इस तरह से एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर नामक अध्याय के जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे यह समाप्त हो गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।